हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो अपन पीवाईक्यू कर रहे थे 12th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड के, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि आपके क्वेश्चंस देखने हो तो आप पहले वाले वीडियो जरूर गो थ्रू करना, उसके बाद या ना, क्योंकि पहले अपन ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद अपने पहले ऑब्जेक्टिव किए हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन किए, अब अपन लॉन्ग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और फंडा अपना सिंपल सा ही है। क्या रखो बेटा, अपने फॉर्मूला शीट तैयार रखो जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हो, आपके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हो, और उनको एक बार रिवाइज करके फिर अपन क्वेश्चन करने बैठेंगे। और कोशिश करना पहले क्वेश्चन खुद करने की, जब खुद से नहीं बने या खुद कर लो तो फिर आगे फर्दर आप सॉल्यूशन देख लो। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपना चैप्टर है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड आज क्वेश्चन करेंगे अपन लॉन्ग क्वेश्चन है, 4th और 5th मार्क्स के क्वेश्चन है। लंबे क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे ए पार्ट बी पार्ट बना के देगा क्वेश्चन के, सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन जाएगा तो उसके 2 या 3 से पार्ट आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया रखा आपको। अब देखो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ोगे, सोल्व करोगे और सीधा सा आंसर देखो। यस, मैं साइड में जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिप स्पीड of the conduction electron in a copper wire cross section, एरिया दे रखा आपको 1 × 10⁻⁷ and carry a current 1.5 ampere and current 1.5, assume the density of conduction electron, density number of electron दे रखा मतलब, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, क्वेश्चन ए दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। करंट दिया हुआ है मेरे पास 1.5 एम्पियर एंड अज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन, डेंसिटी ऑफ आप ले लोगे, डेंसिटी भी दी हुई है, मतलब एन दिया हुआ, नंबर डेंसिटी की बात कर रहा है बेटा। एन दिया हुआ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट, ओके। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे ड्रिप वेलोसिटी। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई करेंगे अपन। अपना सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा बेटा, I = NEAVD। VD फाइंड करना है, VD का फॉर्मूला बनेगा I/NEA, ठीक है। सारी वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दे रखी है 1.5 और N की वैल्यू दे रखी है अपने पास, N की वैल्यू दे रखी है 9 10⁻28। E कितना आएगा 1.6 10⁻⁻19। ए कितना आएगा 1.0 10⁻⁷, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपके पास, सोल्व करेंगे। देखो ऊपर 1.5 है, नीचे 1.6 1 है और 9 पॉइंट। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास 1.5 पावर्स देखो 26 बना 28, तो 10⁻² तो प्लस की बच गई। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा 1.6। 1.6 को 9 से करो, 9 से करेंगे, 9 से नेक्स्ट 4 आएगा ना, नहीं 4, 9 को 1 से 5 बच गया, 9 4 44.4 10⁻² आएगा। इसको सोल्व कर लो आगे, तो अपने पास VD आएगा, या 10⁻- में लेके चल लो, तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻² बचेगा। 1.5 में 14.4 का डिवाइड करोगे तो सिंपल सा आपके पास कुछ पॉइंट्स में आंसर जाएगा। जैसे मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख दो तो, और 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, अब देखो 2 से करूंगा तो क्या जाएगा 40, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.00104 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी ड्रिप वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सोल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना, आसान सा है। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप आसानी से निकाल सकते हो। या मैं इसको इसके अकॉर्डिंग करूंगा ना, पावर ऊपर ले जाके, तो 1.04 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा।
ये आपकी आएगी ड्रिप वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था। अपना फॉर्मूला दिया हुआ है कि क्या होता है बेटा, करंट और ड्रिप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। करंट और ड्रिप वेलोसिटी में रिलेशन बेटा आप सबको पता है क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। अपने बहुत से क्वेश्चनों में पहले भी यूज किया है, और यहीं से अपन वी डी निकाल लेंगे। एन क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में क्या चीजें गिवन है। कहीं आपको फॉर्मूला याद और आपको यही नहीं पता हो नंबर डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना। ये है अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अपनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये अपनी क्या है बेटा, करंट। ये सब चीजें पता होंगी, इसमें रिलेशन पता होगा, तुम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ओके, आसान छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, फिर अपन सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, क्वेश्चन देखो तीन पार्ट में, 1, 2 एंड 3। पहला है व्हाट इज व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और पूरी जो आपकी एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज दी हुई है टोटल वो डालनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ब्रिज हैड टू बी बैलेंस, और ये ब्रिज कब बैलेंस होगा ये बताना पड़ेगा। थर्ड अपने पास फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट लगा के अपने क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने पास क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में ही पूरा क्वेश्चन है। यहाँ आपको पूछ लिया होता क्या है, यहाँ पूछ लिया बैलेंस क्या होता है, और यहाँ पूछ लिया यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें कैसे सोल्व। तो आपको सबको पता होगा बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। फोर रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन, फोर रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लगे हुए गैलोमीटर में करंट कितनी आनी चाहिए बेटा, 0। ठीक है, तो 0 आएगी तो अपने पास रेशियो, किसका रेशियो बेटा, इन रेजिस्टेंस का रेशियो। जैसे ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो अपने पास P बाई Q इज इक्वल टू होता है R बाई S। कंडीशन क्या है बेटा, IG गैलोमीटर में करंट क्या होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल आप पूरा लिखोगे, थ्योरी पूरा लिखोगे अकॉर्डिंग टू तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो दी हुई है, पूरी थ्योरी लिखोगे और सारा ये चीजें डालोगे फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले को कहते हैं व्हेन इट इज द ब्रिज सेट टू बी बैलेंस। और ये बैलेंस कब होगा ब्रिज, जब करंट आईजी क्या हो, 0। ठीक है, गैलोमीटर में करंट क्या हो, 0 हो। ये फॉर्मूला अपन प्रूव भी कर सकते हैं, किरचॉफ से भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये आगे क्वेश्चन भी आएगा एक कि किरचॉफ से अपन व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे प्रूव कर सके, तो आप वहां प्रूव करके भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, मैं वहां भी वो बता दूंगा कि कैसे प्रूव होगा। लेकिन यार थ्योरी ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, थ्योरी यूज करो। सेकंड कंडीशन बता दी मैंने क्या होगी। थर्ड पूछा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट। अब देखो सर्किट ये दिया हुआ है, इस सर्किट में वापस बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ बेटा, व्हीट स्टोन के जैसे बनाओ, ताकि व्हीट स्टोन के जैसे बनाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से अच्छे से समझ में भी आएगा तुम्हें, और आसानी से कर भी लोगे। ओके, ये चीजें दी हुई है, एक बैटरी दी हुई है। देखो ये डायग्राम, ये 2 है, ये 6 है, ये x है, ये 18। 2 है, 6 है, और ये x 18। 6 वाला ये है ना, 6 वाला 18 है, 6 वाला 18 है, 2 वाला x है, और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये बैटरी कितनी बेटा, 6 वोल्ट की। और बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, बीच में लगा हुआ एक 5 ओम रेजिस्टेंस। एक बीच में लगा हुआ मेरे पास 5 ओम रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि अपनी कंडीशन क्या लगाई थी, IG। तो यहाँ जो करंट होगी वो IG इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो इसका करंट 0, तो इसका वोल्टेज भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्या लगाओगे, व्हीट स्टोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन क्या होता है बेटा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो 2 बाई 6 इज इक्वल टू x बाई 18। x ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बेटा, x तो इधर ले जाओ, 18 इधर ले आओ। 2 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 6।
6 से कैंसिल होगा 3, 3 को 2 से मिलेगा 6 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी, 2 का 3 टाइम। तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 ओम। तो एक्स जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 6 ओम आएगा। तो यहाँ जो एक्स था वो कितना आएगा 6 ओम आएगा, तभी अपने पास व्हीट स्टोन बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा था व्हीट स्टोन के बारे में, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होती है 0 होती है, तो अपने को एक रेशियो मिलेगा रेजिस्टेंस का P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, ठीक है ना। इन चारों का क्या मिलता है एक रेशियो मिलता है। कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट यहाँ IG कंडीशन बताई थी, सोल्व कर लिया अपने, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया रखा था वो कर लिया। अब ये आता है जैसे आपने क्या पूछ लिया, इसने 6 ओम रेजिस्टेंस पूछ लिया, ओके। अब ये पूछ ले कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ये इसके पैरेलल में, ये मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा पूछ ले इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 2 6 क्या होती है सीरीज में, एक्स और 18 क्या है, मतलब यहाँ 6 आ गया, एक्स 6 और 18 क्या है सीरीज में। और फिर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, वो वैल्यू फॉर्मूला रखोगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो अपने टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो अपने पास वोल्टेज दी हुई है, तो V दिया हुआ R आ जाए, निकाल लिया अपन ने तो I आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको वो भी पूछ सकता था, करंट भी पूछ सकता था, लेकिन फिर क्वेश्चन और लंबा खींच जाता, तो इसलिए इसने पहले थ्योरेटिकल चीजें पूछी है, फिर उसी पे आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जो सोल्व करवाया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यदि आपको 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। स्टेट द किरचॉफ रूल यूज इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द एक्सप्लेन देम। पहले तो किरचॉफ लॉ बताने आपको, उसके बाद ड्राइव द इक्वेशन एंड द बैलेंस स्टेट द व्हीट स्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ। तो किरचॉफ ने 2 रूल दिए थे, ठीक है। किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट क्या था करंट, करंट के लिए था, करंट लूप बोल दो या करंट के लिए बोल दो। तो इसने क्या बताया था, एक नोड पे आने वाली टोटल करंट, करंट के लिए था एक नोड पे आने वाली टोटल करंट, ये आ रही है ये जा रही है, जैसे I1 आ रही है I2 आ रही है और I3 जा रही है। एक नोड, नोड ये बन गया, एक पॉइंट पे आने वाली टोटल करंट का सम क्या होता है, टोटल करंट का सम क्या होता है बेटा 0। मतलब I1 आ रही है I2 आ रही है, दोनों ऐड होगी I1 I2, जा कौन सी रही I3, तो -I3, सबका सम क्या होता है 0। या इसको ऐसे लिखता हूँ, टोटल इन और टोटल आउट इक्वल अमाउंट पे करंट होता है। तो टोटल इन कितना है I1 + I2 और आउट कितना है I3। तो ये बताया था फर्स्ट लॉ, और इसको अपन देखेंगे तो ये किसको फॉलो करता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वापिस चला गया, ठीक है ना, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वापिस चला गया। तो ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड आता है अपना वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ बोल दो या इसको सर्किट लॉ भी बोल देते हैं, सर्किट लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बताता है, किसी भी सर्किट में आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ये कुछ सर्किट है, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ कुछ लगा हुआ है, यहाँ कोई बैटरी लगी हुई है, ये कुछ है ना, इसमें एक डायरेक्शन में चलो, एक डायरेक्शन में जाओगे तो टोटल वोल्टेज, सर्किट का टोटल वोल्टेज डायरेक्शन में एक जाना है, हमेशा क्या होता है 0, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमेशा क्या होगा 0 होगा, या वोल्टेज डिफरेंट क्या होगा 0 होगा। आप एक डायरेक्शन में जाओगे तो आपको V क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। ये बेस है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे, किस पे बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन पे, याद रख लेना ये एनर्जी कंजर्वेशन पे सेकंड लॉ, और फर्स्ट लॉ किस पे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये किरचॉफ ने बताए थे दोनों लॉ। किरचॉफ के सेकंड लॉ से अपन करंट निकालना, सर्किट के लिए वोल्टेज निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, सारे काम करते हैं। फर्स्ट क्या आता है नोड, नोड भी बोलते हैं इसको, नोड लॉ भी बोलते हैं। नोड पे आने वाली टोटल करंट क्या होती है, टोटल करंट निकालोगे तो क्या होता है 0 होती है। आने और जाने वाले के अकॉर्डिंग रखोगे, जितना आ रहा है उतना ही क्या होता है बाहर निकल जाता है, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वापस निकल जाएगा। ऐसे ही अपन इसकी बात करेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे, जितना वोल्टेज बन रहा है तो टोटल वोल्टेज क्या होता है
जीरो होता, एक सर्किट में चलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ इसके कारण वी रेजिस्टेंस के कारण, दूसरे रेजिस्टेंस के कारण करंट की डायरेक्शन देखोगे, प्लस जो बैटरी लगी है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका वोल्टेज, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी वोल्टेज। या फिर ऐसे करते हैं अपन, एक सर्किट में एक डायरेक्शन में चल लो, ठीक है, और टोटल वोल्टेज क्या कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलेगी तो। और वोल्टेज की डायरेक्शन डिपेंड करेगी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बैटरी का वोल्टेज कैसे लोगे वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस का लोगे तो आप करंट की डायरेक्शन जा रहे हो या अपोजिट जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया अपने फर्स्ट का आंसर। सेकंड दे रखा है किरचॉफ लॉ, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या लगा के बेटा, किरचॉफ व्हीटस्टोन प्रूव करना है, किरचॉफ रूल लगा के। ये मैंने बना लिया, ये मेरे पास यहाँ कैलोमीटर लगा हुआ है, ओके, जिसमें करंट क्या है बेटा, आई जी, इसमें आई जी क्या है, 0 है, और ये कोई बैटरी लगी हुई है वी वोल्ट की, ओके। अब देखो यहाँ जैसे आई करंट आ रही थी, करंट को डिवाइड कर लो तो यहाँ करंट ये बनी I1, ये वाली करंट बनी I2, यहाँ 0 जाएगी तो ये वाली कितनी बनेगी I2, और ये वाली करंट कितनी बनेगी बेटा I1, ठीक है। करंट डिवाइडर वापस यहाँ क्या बन गई, I1 प्लस I2 मिलके इन्होंने I बना लिया, ठीक है। चलो अब इसको नोटेशन ए बी सी एंड डी। पहले लूप लो, देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ लेंगे लूप। लूप कौन सा ले रहे हैं बेटा, ए बी डी ए, तो ऐसे जा रहा हूं मैं, ओके, ए बी डी ए बी डी ए, ओके, ये लूप ले रहा हूँ। तो ए से जा रहा हूँ बी, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं सेम ही ले रहा हूँ। यहाँ इनकी भी ले लो, जैसे ये R1 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये R2 है, ये R3 है, ये R4, रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3 R4। अब यहां से यहां जाऊंगा तो वोल्टेज निकालूंगा तो यहाँ वोल्टेज क्या आएगी बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम V इज इक्वल टू IR, तो I1 R1, यह करंट 0 है तो कोई वोल्टेज काउंट नहीं होगी। फिर इधर से इधर आऊंगा तो देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा। या वोल्टेज निकालूंगा I3 में, I3 में वोल्टेज आएगी I2 I3, V इज इक्वल टू IR ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो V इज इक्वल टू IR, वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो टोटल का सम कितना होगा बेटा 0, यही था किरचॉफ सेकंड लॉ। अब देखो I1 R1 इक्वल होगा I2 R3 की, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। एंड सेकंड लेंगे लूप, लूप दूसरा लो कौन सा, बी सी डी बी, तो ये वाले लूप की बात कर रहे हैं, बी सी डी बी ई, तो बी सी डी बी, ठीक है। तो बी से सी पे जाओ, बी से सी पे जाओगे, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R2 है, I1 R2। अब इधर से इधर आओगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, माइनस आएगा, करंट की डायरेक्शन की वजह से क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस I2 R4, तो माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो इसको माइनस को उधर ले जाओ, तो I1 R2 इक्वल होगा I2 R4, ये इक्वेशन बनी 2। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन 2, करो डिवाइड बेटा, तो आएगा I1 R1, इधर क्या है I1 R2, इधर इक्वल के इधर कितना I2 R3, और इधर है I2 R4, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो मेरे पास बन गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। यही तो होता है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन किरचॉफ से क्या करते हैं, किरचॉफ सर्किट लॉ से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। किरचॉफ सर्किट लॉ बोल रहा है, वोल्टेज लॉ से अपन आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो आसान सा था, लूप बनाए तो करंट की डायरेक्शन रखी, रेजिस्टेंस लिए, और यहाँ वोल्टेज निकाला, एक लूप बनाया, यहाँ वोल्टेज अपोजिट होगा तो दोनों इक्वल, यहाँ ये इसके अपोजिट होगा दोनों इक्वल, दोनों को डिवाइड कर दिया, अपने पास क्या आ गया, सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आ गया ऐसा, जो व्हीटस्टोन ने बताया था R1 बाई R2 इक्वल होगा R3 बाई R4 के, और अकॉर्डिंग IG क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन अपन आसानी से कर लेते हैं, बस तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होंगे
तो तुम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन। ये इसमें तो क्या था, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, उसके बाद न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया। अब क्या होगा, थ्योरेटिकल एक छोटा सा 1 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्या आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो देखो वो स्टार्ट करते हैं। इसमें है अपने पास क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ये भी 3 पार्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज एंड व्हाई। ईएमएफ सेल ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज, रीजन पूछ रहा। पहली बात तो ईएमएफ की मैं यदि बात करूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूंगा, होता क्या है बेटा, किसी भी सर्किट के लिए उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है ना। So the EMF in the cell is always greater than the terminal voltage because the voltage drop across the cell, drop across the cell because internal resistance। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है बेटा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और उसमें करंट आई फ्लो कराओगे तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वाले का आंसर, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बेटा सबने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, पढ़ा है बेटा। अब बताओ किसी में से कुछ माइनस हो रहा हो तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम, और ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। तो ईएमएफ ज्यादा होता है अकॉर्डिंग्स टू अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक है, तो इसे सिंपल इसी फॉर्मूले से आप इसको अच्छे से समझा सकते हो। बस थ्योरेटिकली 5-4 लाइन जरूर लिखना अकॉर्डिंग टू तुम्हारे एनसीईआरटी बुक। ओके, बाकी मैंने बता दिया कि क्या लिखो, कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, जो ईएमएफ में माइनस होने से जो टर्मिनल वोल्टेज वो कम हो जाती है। ओके, फॉर्मूले अकॉर्डिंग पूरा लैंग्वेज बना के लिखो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया रखा है अपने को, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास R1 एंड R2, और आपको निकालनी है पावर, पावर के साथ रेशियो बताना है। क्वेश्चन देखो, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब P एंड Q हैव देयर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का रेशियो 1 एंड 2 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो कनेक्टेड इन सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। यदि पैरेलल आ जाता तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, सीरीज आएगा तो कौन सा फॉर्मूला, उस पर डिस्कस करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बल्ब। तो देखो सेकंड बी वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ए वाला थोड़ा थ्योरेटिकल था, आप लिख लेना इसके अंदर। ओके, बी वाले में आपको R1 बाय R2 दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 बाय, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, R1 बाय R2 दिया हुआ है 1/2। इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो आई क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। सबको ये पता होना चाहिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई करंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो अपने को पावर का वही फॉर्मूला यूज और लेना होगा जिसमें आई और आर आता हो। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला होता है I² R। यहां V डिफरेंट होता है, इसलिए V मैं इस फॉर्मूले में नहीं ले सकता। ठीक है, समझने वाली चीज ये है, यदि इस क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता तो आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता तो मेरे को क्या मिलता बेटा, V कांस्टेंट मिलता, और V कांस्टेंट मिलता तो मैं ऐसा फॉर्मूला लेता जिसमें V और R आता, तो मैं फॉर्मूला यूज करता V²/R। दोनों चीज समझ लेना। यदि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो तो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो I और R का, क्योंकि I कांस्टेंट है, रेशियो निकालूंगा तो हट जाएगा I से I। ठीक है, यदि पैरेलल दिया हो तो V²/R वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखने वाली है, चाहे आपको सीरीज में देते पैरेलल में देते, फॉर्मूले दोनों अलग अलग यूज होंगे। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है P1 P2 का, समझ गए होंगे ये बात। P1 निकालना होगा तो क्या आएगा, करंट चेंज नहीं होगा R1। P2 निकालना होगा तो क्या आएगा, करंट सेम है बेटा R2, क्योंकि सीरीज में लगे हुए। अब P1 बाई P2 करना है, रेशियो तो निकालना है, क्या होगा I² R1 अपॉन I² R2, I² से I² कैंसिल, R1 R2 का वैल्यू 1/2, तो पावर का रेशियो भी क्या जाएगा 1/2। ठीक है, यही चीज अगर पैरेलल में होती, यही चीज अगर पैरेलल में होती तो मेरे को क्या करना पड़ता, V²/R वाला यूज करना पड़ता, और मेरे पास पावर का रेशियो आता 2:2, क्योंकि वहां R नीचे आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पावर की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे अपन क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला दे रखा है I इज इक्वल टू, देखो P के फॉर्मूले याद रखना, P का फॉर्मूला I² R, V²/R एंड VI। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, I² R, V²/R
एंड वी आई, आई वी या वी आई जो भी आप याद रखें। ये आएगा सीरीज के लिए, रेस से पूछो, ये आएगा पैरेलल के लिए, और ये जब आपको आर ही नहीं दिया होता। ओके क्वेश्चन, तो ऐसे अपन कर लेते हैं। अब अपना देखो थर्ड क्वेश्चन भी बच गया है, उसको आगे करता हूँ। सी वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ। सी वाला क्वेश्चन दिया हुआ, यूज द किरचॉफ रूल द राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट I1 I2, इसको हटा रहा हूँ लिख लेना ना, I1 I2 एंड I3 है, ठीक है ना, इन द सर्किट डायग्राम। आपको एक सर्किट दिया हुआ है, चलो मैं यही करता हूँ क्वेश्चन, आप ठीक है ना, ये नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ ताकि डायग्राम अपने पास रहेगी, अपन यही सोल्व कर लेते। देखो बेटा, किरचॉफ रूल अप्लाई करना है आपको, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहले लूप बनाएंगे, ए बी सी डी वाला, ये वाला लूप लेंगे, उसके बाद अपन ये वाला लूप लेंगे, दोनों लूप लेंगे, और अपने को करंट निकालनी है। देखो ये I1 जा रही है और I2 इधर, मतलब यहाँ तक I3 थी, और इधर से लेके I2, इधर से लेके I2, ओके। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं सर्किट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, I1 प्लस, ठीक है, डिवाइड हो गया I2 प्लस के अंदर। अब देखो है लूप ले लो, मैं लूप ले रहा हूँ, लूप ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, और बाकी क्या किसका नाम है ऑफिस में, सी है, ठीक है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, और वापस ये वाली बात कर रहा हूँ, ए बी डी सी और ए, ठीक है ना। अब इसमें अप्लाई करो, तो वो ऊपर से चल लो, ऊपर से चलेगा तो सिर्फ पहले बैटरी है, तो -2 वोल्टेज, -4, और करंट देखो 4 रेजिस्टेंस है, करंट -4 I1, उसका आगे तो बी पॉइंट पे पहुंचे, बी के बाद पहुंचने पर डी पे, डी के फिर वापस आओ, इधर आ रहा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस में लिखूंगा, +3 का नेगेटिव है, ओके, सही चल रहा है, प्लस का 3I2, और हमारे पास वोल्टेज क्या, माइनस का वोल्टेज चलेगा, चलो इसको देख लो, -4 प्लस का 3, तो +3I2 -4I1 माइनस का इक्वल टू 0, ये इक्वेशन देखिए लूप के कारण, +3I2 माइनस का 1 और माइनस का 4I2, अब लूप लो बेटा दूसरा, लूप लो कौन सा लो बेटा, सी डी एफ ई सी, सी डी सी से डी जमा एफ जमा ई सी, ये लूप लोगे वही लगाओ, किरचॉफ सेकंड लो, यहां से चलेगा स्टार्ट करेंगे, चलो क्या है, इधर से चला रहा हूं -1, ओके, फिर -1 माइनस का 3I2, ओके, -1 आ गया, -3I2 आ गया, नीचे बेटा डी पे पहुंचे, एफ पे पहुंचे, एफ से इधर आओ, अब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसलिए -2I3, करंट की डायरेक्शन चलता तो माइनस, करंट की डायरेक्शन -2I3, I3, अब आप पहुंच गए बेटा बैटरी पे पहुंच गए, बैटरी का प्लस का 4 = 0, सो ये माइनस का 3I2 माइनस का 2I3 और प्लस का 3 = 0, एक इक्वेशन है, तो कितनी इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक तो ये थी, ये सेकंड, ये 3 इक्वेशन बन गई, तीनों वैल्यू में I1 अब मैथ डेरिवेशन मेथड से आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हो वैसे, और वैसे भी इनकी वैल्यू नहीं मिली है I1 की, तो वैसे ही ये फार्मूला लिख रहे हैं, यहां से अपने पास I1 ठीक है ना, और सॉल्विंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे आपके पास I1 की वैल्यू आपने क्वेश्चन यहां तक छोड़ने का क्वेश्चन को लिख देना है, क्वेश्चन यदि पांच नंबर में यही है ना, तब अपन बड़ा लिखेंगे, अब इस बात को मैं 1 का 2 का 2 ऐसे उनमें ये बहुत हो गया, ये पूरा सॉल्व करने पर तो नहीं, तो मतलब लेंगे क्वेश्चन को उसके टाइम उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा, नेक्स्ट एक तो 10 वोल्टेज से आपके पास
एक क्वेश्चन लो, 18 वोल्ट स्टेट है, negligible internal resistance is connected to parallel to the battery. Okay, parallel across the battery to EMF दिया हुआ 200 volt and internal resistance, अगर ये internal resistance में दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 30 at ohm, ठीक है 30 at ohm, ये वो and so on the figure find the value of current in a circuit, क्या find next क्या क्या दिया हुआ है किसी को बोलिए, आपको किसी ने दिया हुआ है 200 वोल्टेज दे रखा है, बैटरी का इनपुट 200 वोल्टेज दे रखा है। अभी इसको करने के लिए किरचॉफ रूल अप्लाई करोगे, सीधी सी वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। किरचॉफ रूल अप्लाई करो, आसान सा क्वेश्चन है, इसका टोटल वोल्टेज किरचॉफ रूल अप्लाई करो, चलो अप्लाई चलो ये डायरेक्शन आप एबीसीडी नाम रख करो वैसे चलते हो, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में चलो वैसे। तो जैसे 200 से स्टार्ट करो, माइनस 200 200 माइनस ऊपर गया 10 10 वाले में क्या है मेरे पास प्लस में, तो 10 लगा प्लस, ऐसे चलो ये इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसलिए यहाँ पहुंचा करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट प्लस से माइनस प्लस माइनस में से माइनस शुरू करें 38 इसका बचेगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा प्लस आएगा, तो 38 और करंट इसमें क्या लो मान लो, ठीक है, करंट का क्या मान लो प्लस 38 आई फाइंड करो, ये आर है, इसके लिए बी निकालो, मतलब बी निकालो, आर है उस लोग के अकॉर्डिंग बी इक्वल टू आ गया, माइनस कर दो आई इसमें क्या होगा 0, दोनों का सम क्या होगा 0, ये आई ये माइनस के कितने माइनस करना है 0 यानी देना और कौन सा वोल्टेज है, ये किरचॉफ वोल्टेज 38 R is equal to 1 minus 0, okay, अब I is equal to कितना आ जाएगा, I is equal to 1 minus 0 38 1 minus 0 by 38 40 होता तो 200 और 40 कितना हो गया 5, इतना आगे मेरे पास 5, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू सिर्फ किरचॉफ रूल अप्लाई किया, किरचॉफ रूल अप्लाई करो और क्वेश्चन को सोल्व करो, अपने पास इसका 300 आ जाएगा, और यही बोलता हूं कि क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझो, क्वेश्चन को तरीके से करो, करोगे तो अपने पास आसानी से आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सोल्व करना है, और कौन सा कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखना, जिस कॉन्सेप्ट में अटक या जो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होते वो अपनी सॉल्व नोट्स लिखते चलना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे आए तो आप क्या उस पे घबराना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि मैं यहाँ गलती करता हूँ, और आप ये मत कि मैं गलती करता हूँ आसानी से नहीं सोच, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन लेके अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो।